वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बाकी मॉलिक्यूल्स भी देखेंगे और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके बाद में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो ये कंट्रोल करता है कि कौन सा पार्टिकल या मॉलिक्यूल या आयन सेल के अंदर जाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल या आयन या पार्टिकल सेल के बाहर जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस बीइंग ट्रांसपोर्टेड और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कौन सी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रही है और कौन से डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बेसिस पे आयन ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो हमारे पास में दो तरह का रहता है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस पे और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे आयन ट्रांसपोर्ट की, तो हमारे पास में दो तरह के आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं या मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एक रहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, जो विदाउट एनर्जी भी हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को कहते हैं, उस ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं जिसमें सेलुलर एनर्जी यूज़ होती है, या मैं बोल सकता हूँ जिसमें ATPs यूज़ होते हैं। और दूसरी बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, यानी इसमें आयन्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। मान लीजिए एक जगह सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी जगह कम है, तो सोडियम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयन्स मूव होते हैं फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, यानी ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये वाला ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए इसमें एनर्जी लगती है जबकि इसमें एनर्जी नहीं लगती। अब अगर हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास में दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक रहता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा रहता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन पहले ये क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से देखते हैं। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब ये ट्रांसपोर्ट्स क्या है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, और बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में नॉन चार्जड मॉलिक्यूल्स या लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स पास होते हैं थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो पास होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली थ्रू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, यानी ये सेल के अंदर भी इन्हीं के थ्रू जा सकते हैं और सेल के बाहर भी इन्हीं के थ्रू जा सकते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल या पार्टिकल सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, तो वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो रहती है, सेल मेम्ब्रेन जिसका बना हुआ रहता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इसके थ्रू डायरेक्ट जाता है। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। या इसी तरह से सेल के बाहर या सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, लेकिन ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा या जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे, वही मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली जा सकते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू डायरेक्टली पास हो सकते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अब इसके बाद में और एक डिफ्यूजन भी आता है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन, इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी इसमें ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम SPM भी कहते हैं। यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन जो
किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, बाकी मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, लेकिन बाकी सोल्यूट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देता है। और यहाँ पे ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर फ्लो होता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फ्लो होता है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, मिकदार ज़्यादा होगी, वहाँ से कम मिकदार की तरफ। या मैं सिंपली बोल सकता हूँ केमिकल टर्म्स में अगर बोलेंगे, सो हियर द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर solution concentration to higher solution concentration, या higher water concentration या water potential to lower water potential। ये बात याद रखना, यानी जब हम वाटर की टर्म्स में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल या हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव होते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि लोअर सोल्यूशन कंसंट्रेशन में पानी ज़्यादा रहता है, हायर सोल्यूशन कंसंट्रेशन में वाटर पोटेंशियल कम रहता है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, जो आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे ये ऑस्मोसिस या मैं डिफ्यूजन बोलूँगा वाटर मॉलिक्यूल्स का थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है, तभी हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद में बात आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जनरली वो सब्सटेंसेस मूव होते हैं, पास होते हैं थ्रू मेम्ब्रेन जो चार्जड या पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। यानी चार्जड या पोलर सब्सटेंसेस सेल के अंदर या सेल से बाहर थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही जाते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब डिफ्यूजन एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू पास हो, एक ख़ास चैनल के थ्रू हो जाए, यानी डिफ्यूजन किसी पर्टिकुलर या ख़ास चैनल के थ्रू ही होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स किसी एक ख़ास चैनल के थ्रू ही पास होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स का बना हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, इन्हें जाना है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ये चार्जड मॉलिक्यूल्स हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड के थ्रू नहीं जा सकते। इसलिए इनके लिए एक पर्टिकुलर चैनल चाहिए, पर्टिकुलर गेट चाहिए। तो इसके लिए एक चैनल होता है, एक मैं बोलूँगा प्रोटीन चैनल होता है जिसके थ्रू ये पास होते हैं। यानी प्रोटीन्स का बना होता है ये चैनल, जो चारों तरफ से प्रोटीन्स का है। और ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी जो सेल के अंदर की तरफ भी खुलते हैं और सेल के बाहर की तरफ भी, यानी सेल के अंदर से लेके बाहर तक ये पूरा इसको कवर करते हैं, यानी आर पार जाते हैं ये प्रोटीन्स। तो ये मान लीजिए ये प्रोटीन है जो आधा सेल के अंदर है और आधा सेल के बाहर, इसके थ्रू एक होल है या पोर है, इन पोर्स के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी ऐसा डिफ्यूजन जो एक ख़ास चैनल के थ्रू हो। जबकि सिंपल डिफ्यूजन कोई ख़ास चैनल के थ्रू नहीं होता, बल्कि वो सिंपल जो मेम्ब्रेन रहता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उसी के थ्रू ही होता है। लेकिन इस लिपिड बाइलेयर के थ्रू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या मैं बोल सकता हूँ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं, जबकि जो चार्जड मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके थ्रू नहीं जा सकते। उनके लिए एक ख़ास चैनल रहता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन चैनल, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का बना होता है। यानी ऐसे प्रोटीन्स जो सेल के दोनों तरफ तक होते हैं, यानी सेल के अंदर से लेके सेल के बाहर तक इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स जो सिंपल फॉस्फोलिपिड लेयर के थ्रू हो, और फैसिलिटेटेड मीन्स जो किसी खास चैनल के थ्रू डिफ्यूजन हो जाए। यहाँ पे भी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही डिफ्यूजन होता है, यानी ये स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन है, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद में आती है बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की,
ये तो बात अब इससे पहले हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस थ्रू मेम्ब्रेन पास होते हैं बट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जबकि जनरली क्या होना चाहिए था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स पास होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे पास होते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ऐसा करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ सेलुलर एनर्जी। और वो जो सेलुलर एनर्जी होती है वो आती है एटीपीज से, यानी एटीपीज ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे, ठीक है। और एटीपीज को हम कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी सेल में जो एनर्जी होती है दैट इज़ इन एटीपीज। एटीपीज के थ्रू ही ये एनर्जी मिलती है सेल को, ठीक। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एक तरह का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, यानी जिसमें एनर्जी लगती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी दो टाइप का रहता है। दो टाइप का कैसे, एक रहता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा रहता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब रहता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स जिसमें मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स पंप किए जाते हैं। ये पंप किए जाते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी फ्रॉम लोअर मॉलिक्यूल या आयन कंसंट्रेशन टू हायर मॉलिक्यूल या हायर आयन कंसंट्रेशन। दैट मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या आयन्स मूव होते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसके लिए डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी ऑफ एटीपी होता है, यानी एटीपीज़ की एनर्जी डायरेक्टली यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है और बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब सोडियम जनरली क्या होना चाहिए था, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव होना चाहिए था, लेकिन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एनर्जी को इस्तेमाल करता है, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, या मैं बोल सकता हूँ सेल में एनर्जी का यूज़ होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और ये सोडियम आयॉन्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाहर किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी ली जाती है एटीपी से। और ये जो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली एटीपी से एनर्जी ली जाती है फॉर दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे एटीपीज़ की एनर्जी इस्तेमाल की जाती है मगर डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए सोडियम को हमने लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पंप आउट किया, यानी सेल के बाहर भेज दिया। अब सेल की जो कंसंट्रेशन है अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम था उसको भी हमने बाहर कर दिया और बाहर सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है। तो होता क्या है, उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सेल के बाहर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंटर हो जाते हैं, यानी सोडियम बाहर लेकिन ग्लूकोज अंदर चला जाता है, और ग्लूकोज यहाँ पे मूव होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे हमने सोडियम के लिए, सोडियम को बाहर निकालने के लिए तो एनर्जी यूज़ की, लेकिन सोडियम बाहर निकलने की वजह से ग्लूकोज को चांस मिलता है और वो सेल के अंदर चला जाता है ताकि सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के लिए हमने एटीपी यूज़ किया, लेकिन ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को चांस मिलता है या ग्लूकोज किस्मत से बाहर से अंदर चला जाता है, यानी सोडियम की जगह अब ग्लूकोज बाहर अंदर चला जाता है ताकि अंदर की कंसंट्रेशन कम ना हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एटीपी यूज़ किया सोडियम के लिए, ग्लूकोज के लिए हमने एटीपी यूज़ नहीं किया। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो खुद ब खुद हुआ, लेकिन ये तभी होगा जब सोडियम बाहर जाएगा, और सोडियम बाहर करने के लिए हम एटीपी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज खुद तो एटीपी यूज़ नहीं करता, लेकिन ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए पहले सोडियम को बाहर करना पड़ता है,
और सोडियम को बाहर करने के लिए हम ATP का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ उसमें हमने ATPs यूज़ की, मगर डायरेक्टली नहीं, हमने इनडायरेक्टली यूज़ की। ऐसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लास्ट पे आप एक बात नोट करेंगे, वो ये है कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के आर पार ले जाना, यानी सेल से अंदर करना या बाहर करना, ये एक और प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। और उन प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है ये मैं पहले समझा देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर ले जाना हो तो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट इस पार्टिकल को घेर लेता है, ऐसे रैप अप कर देता है, यानी इसको सराउंड करता है। ठीक है, उसके बाद में ये इसको पूरी तरह से घेर लेता है और एक मान लीजिए एक जैकेट के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन का जैकेट है उसके अंदर उसको पहले भर देता है। उसके बाद में ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ अंदर की तरफ से ब्रेक होके इस मॉलिक्यूल या पार्टिकल को सेल के अंदर रिलीज़ कर देता है। इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी बाहर का पार्टिकल अंदर ले जाना। अब एक्सोसाइटोसिस जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट, इसमें मॉलिक्यूल सिक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी अंदर का मॉलिक्यूल या पार्टिकल बाहर चला जाता है। और इसी तरह होता है वहाँ पे भी, ये मान लीजिए इसका रिवर्स, ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा, इसको पहले ये कैप्चर करेगा, रैप करेगा और उसके बाद में ऐसा एक सैक बन जाएगा। उसके बाद में वो सैक जो है बाहर की तरफ खुलेगा, अंदर के बजाय बाहर की तरफ खुलेगा और ये मॉलिक्यूल या पार्टिकल बाहर छोड़ देगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो ये थे आयन ट्रांसपोर्ट के टाइप्स और इनकी एक्सप्लेनेशन। ये आयन ट्रांसपोर्ट होता कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बायो इनऑर्गेनिक का या बायोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।